दोस्तों एग्जाम है, इसमें आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग करेंगे वेन डायग्राम और सैलोगिज्म। सबसे बड़ी बात है कि वेन डायग्राम और सैलोगिज्म से एक दो से तीन क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है। देखिए टाइम बहुत कम है और मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत लेट से स्टार्ट की हैं, जो भी रीज़न रहा हो, बट मैं आपको एक एक करके हर चीज़ नहीं समझा सकता क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बताते हुए आप लोगों को सीधे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। मेरी सीरीज में आपको दो तीन चीजें होती हैं। पहला, आपको थोड़ा बेसिक्स बताया जाता है, ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है वो बताया जाता है। और तीसरा, और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे। देखिए वेन डायग्राम क्या है, ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है चीजों का, ठीक है। देखिए कैसे, अगर आपको ये कहा गया है कि तीन डिफरेंट चीजें दे रखी हैं, ठीक है। मान ली कह दिया गया कि टाइगर भी है, मैन भी है, ठीक है, और इंडिया है, ठीक है। अब इन तीनों का आपस में क्या लिंक है? लॉजिकल लिंक क्या है? कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? ये रहा आपका मैन, ये रहा टाइगर, ये रहा नेशन, ठीक है। इवेंट डायग्राम आपको यहां पर बहुत काम देगा जब होगा कि सम मैन आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, ठीक है। इसको समझने में बहुत ये रहेगी आसानी। जहां आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा होता है कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 50% इंग्लिश में पास करते हैं, 20% मैथ में पास करते हैं, 10% दोनों में पास करते हैं, ठीक है, तो कितने बच्चे फेल कर रहे हैं? ये सब जो है ना, ये सब बहुत इजी बन जाता है वेन डायग्राम से। ये इसका ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझिए एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपको चीजों को इजीली कोरिलेट कर देता है और आपके लिए सिंपल बना देता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये हो गया कि ये तीनों तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें दे रखी हुई हैं, ठीक है। कि आपका एक आदमी खड़ा है, टाइगर खड़ा है, नेशन खड़ा है, तो कैसे कोरिलेट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा हो कि आप बिहार की बात हो रही है कि बिहार में पटना है, पटना का कोई एक गांव है, तो क्या होगा? गूगल मैप है, गूगल मैप क्या दिखाता है आपको? पहले इंडिया में घुसाता है, इंडिया से आपको बिहार में घुसाता है, बिहार से पटना में घुसाता है, पटना से एक गांव में घुसाता है। तो यानी क्या है कि आप जब भी आप गूगल मैप पर देखते हैं तो गूगल में से पहले क्या करता है? आपको सीधा सीधी आपको दिखाया बिहार, ठीक है। बिहार के बाद आपको घुसाया पटना, पटना के अंदर वो गांव। तो ये क्या है? यही है, देख लीजिए, है ना। ये रहा आपको बिहार, ठीक है, यहां से रहा आपको पटना, और ये रहा वो डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। कब? जब पहला दूसरे से रिलेटेड हो और दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो। जब तीनों ऐसी सी चीजें हो कि पहला दूसरे से रिलेटेड हो, समझे? जैसे विलेज डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो, जैसे विलेज बिहार से ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जब तीनों आइटम एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, डिफरेंट ग्रुप हो, तो क्या होगा? तीनों अलग अलग लिखाएंगे। और जब जब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हो कि पहला दूसरे से, दूसरे तीसरे से, तो हम उसको ऐसे लेंगे, ठीक है। उसी तरह जब ऐसा हो कि दो डिफरेंट आइटम्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हो लेकिन थर्ड जो हो, ठीक है, दो डिफरेंट आइटम जो हो थर्ड से रिलेटेड हो। कैसे? मान लीजिए आपको पेन खरीदना है और बुक खरीदना है, तो आप क्या करते हैं? स्टेशनरी की शॉप जाते हैं। यानी एक ही जगह आपको दोनों मिल जा रहा है, एक ही जगह दोनों मिल जा रहा है ना। तो इसीलिए हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ही स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, वहां आपको बुक भी मिल गया, वहां आपको पेन भी मिल गया। इसको क्या बोलते हैं? कि दो डिफरेंट आइटम्स है, ठीक है, दो डिफरेंट आइटम्स है लेकिन वो थर्ड आइटम से रिलेटेड है। डिफरेंट आइटम है, पेन अलग है, कॉपी अलग है, पेंसिल लेना हो, ठीक है, स्केच मार्क बुक लेना हो, कुछ भी लेना हो, ये सब कहाँ मिलेगा? स्टेशनरी की शॉप पे, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट आइटम्स है लेकिन मिल कहाँ रहा है? स्टेशनरी की शॉप पर। तो आप स्टेशनरी की शॉप गए, यहाँ पर पेन भी रखा हुआ था और इस में बुक भी रखी हुई थी, तो यही है, दो अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह अगर आपको ऐसा हो कि दो आइटम्स हैं, उनके बीच कोई रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन वो थर्ड आइटम से कंप्लीटली रिलेटेड है, थर्ड आइटम से वो दोनों आइटम कंप्लीटली रिलेटेड है। अब पूछिए कैसे? अब बात हो रही है कि पहले मैं बोलता हूं कि जानवर, ठीक है। अब जानवर दोनों तरह के होते हैं, पालतू जानवर भी होते हैं, जंगली जानवर भी होते हैं, है ना। हाँ, और पालतू जानवर में भी अगर हम लोग कुत्ता ले लें, ठीक है, तो कुत्ता लिए तो क्या हुआ? कुत्ता पालतू जानवर भी होता है और कुछ कुत्ते जो है रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है, वो पालतू भी नहीं है, जंगली कुत्ते भी हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हम ऐसा लेंगे कि डॉग, और पहले तो हम देखेंगे डॉग और पेट एनिमल्स,
कि सभी डॉग जो है पेट एनिमल्स नहीं है और सभी पेट एनिमल्स डॉग नहीं है, यानी कुछ ही डॉग जो है आपको देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ही डॉग जो है आपको पेट एनिमल्स हैं, बाकी डॉग क्या है, जंगली डॉग है, कुत्ते हैं, बाहर घरी गली में घूम रहे हैं, ये वाले डॉग हैं। और पेट एनिमल्स में बिल्ली है और क्या नाम है, खरगोश है जी, बहुत सारी चीज़ है पेट एनिमल जिसको आप पालते हैं, ठीक है, गाय है, बकरी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुत्ता और पेट एनिमल्स कॉमन होगा, और ये लेकिन ये दोनों किस में आएंगे, एनिमल्स में आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि एनिमल का पूरा एनिमल है, एनिमल में पेट एनिमल आएंगे तो पेट एनिमल है, पेट एनिमल में कुछ कुत्ता पेट एनिमल होगा, कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए ये ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह इसकी बात करते हैं, जब हम टू आइटम्स एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हो, आदमी अलग है, औरत अलग है। अब दिमाग में जो भी बात आ रही है मैं समझ रहा हूँ, आदमी अलग है, औरत अलग, नेचर ने अलग बनाया। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात आती है तो कुछ जो भी पॉलिटिशियंस टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर पूरा एकदम पावर ग्रैब करने की बहुत महत्वाकांक्षा होती है, तो क्या होते हैं, वैसे लोग पॉलिटिक्स में जाना पसंद करते हैं। तो सभी मैन तो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं, सभी मैन तो नहीं जा रहे हैं ना, कुछ ही पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और कुछ औरतें पॉलिटिक्स में जा रही है ना, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, ये पॉलिटिशियंस का ग्रुप है, उसमें कुछ आदमी भी आ रहे हैं, कुछ औरत भी आ रही है, ठीक है। कुछ आदमी भी, सभी औरत पॉलिटिक्स में नहीं गई है और सभी आदमी पॉलिटिक्स में नहीं गया है, समझे। सभी औरत, इसको ऐसे रिप्रेजेंट क्यों किया गया, इसको रिप्रेजेंट इसलिए क्या किया गया, इसका मतलब है कि सभी औरत पॉलिटिक्स में नहीं गई है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स है, उसमें सभी औरत नहीं गई है और सभी आदमी भी नहीं गया है, ठीक है। कुछ औरत गए, कुछ आदमी गए, है ना। तो इसको इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो भी ऑल आइटम्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड हो, ठीक है, कुछ बट कंप्लीटली रिलेटेड नहीं हो। जैसे देख लीजिए, ये क्या हो गया, डॉक्टर्स है, मैन है, लॉयर है, 3 दे रखा है, तो क्या होगा, सभी आदमी डॉक्टर नहीं होगा, लॉयर नहीं होगा। अब बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि इसको ऐसे ले लेते हैं, ये मैन हो गया, ये डॉक्टर है, ये लॉयर है, ठीक है, ये मैन हो गया, ये डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई ना, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों इसमें जो है, ये जो है आपको कंप्लीटली जो है पेन बुक स्टेशनरी शॉप पे दोनों मिल रहा है, ठीक है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी आदमी जो है डॉक्टर है, लॉयर है, या ये दोनों छोड़ करके एक ही कोई काम कर रहा है, देख रहे हैं, बाकी तीसरा काम बाकी रह गया, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई कुछ आदमी जो है वो डॉक्टर है, ये देखिए, कुछ आदमी आपको लॉयर है, ये रहा, और कुछ आदमी आपको ये क्या नाम है, डॉक्टर लॉयर दोनों है ना। कुछ आदमी डॉक्टर लॉयर दोनों है और कुछ आदमी जो है वो तीनों हैं। ये यहां पर देख रहे हैं, कुछ आदमी जो है वो आपको तीनों है, ये वाला, ठीक है, डॉक्टर भी है, लॉयर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मतलब क्या है डॉक्टर का, कि हर डॉक्टर जो है आदमी ही नहीं है, पहला, हर लॉयर आदमी ही नहीं है, हर लॉयर आदमी ही नहीं है, कुछ लॉयर आदमी है, कुछ डॉक्टर आदमी है, कुछ डॉक्टर लॉयर भी है और कुछ लॉयर डॉक्टर भी है, और कुछ जो है आदमी डॉक्टर लॉयर सब है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब अगर सभी आइटम्स एक दूसरे से रिलेटेड है, समझे, सभी आइटम एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके लिए ये है, ठीक है। अब उसके बाद है कि दो आइटम एक दूसरे से रिलेटेड हो लेकिन तीसरे से डिफरेंट हो। मान लीजिए सन है और अर्थ है और पानी है, समुद्र है, तो समुद्र कहाँ आएगा, अर्थ पे आएगा। समुद्र जब भी है तो अर्थ पे है, तो समुद्र कहाँ है, अर्थ पे है। लेकिन मून से क्या मतलब, मून या सन तो अर्थ से है नहीं, वो अलग है, ठीक है, वो दोनों अलग है, इसलिए इसको अलग से लिए, ठीक है। उसी तरह क्या है कि पहला आइटम जो है सेकंड आइटम से को रिलेटेड हो और ये दोनों आइटम थर्ड आइटम से भी को रिलेटेड हो। कैसे, देखिए, पहला आइटम ये मदर है, मदर क्या है, वुमेन है, तो मदर जब भी होगी वुमेन भी होगी, इसीलिए वुमेन के अंदर मदर लिए। ये जो अंदर लेने वाला पार्ट होता है ना, वो उसको तभी लेते हैं जैसे अगर मदर की बात करेंगे तो हर मदर औरत ही होगी, ये 100% श्योर है, ठीक है। लेकिन हर औरत माँ तो नहीं होती है, वुमेन में सब आ गई, जिसकी शादी हुई है वो भी, जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी,
जिनके बच्चे हुए हैं वो भी, जिनके बच्चे नहीं हुए हैं वो भी। तो वुमेन में सब आ गई, इसीलिए ये वुमेन में सब आ गई। लेकिन उसी वुमेन में वो वाला पार्ट है जो जिनके बच्चे भी हैं, तो वो हमेशा वुमेन के अंदर ही होगी, इसीलिए वुमेन के अंदर हो गई मदर। समझे? इसको और कहीं नहीं लिखेंगे, वुमेन के अंदर लिखेंगे। अब कह रहा है टीचर। अब टीचर में क्या है, कुछ माँ भी टीचर हो सकती है, कुछ वुमेन भी टीचर। टीचर तो मैन भी होंगे, वुमेन भी होगी, ठीक है, दोनों होंगे। अब उसमें इसीलिए हमने इसको वुमेन में लिया। अब वुमेन में लिया तो कुछ प्रेग्नेंट टीचर भी होती हैं, तो मदर भी हैं। बहुत सारे टीचर जिनके बच्चे होते हैं, तो इसीलिए ऐसा लिया। तो ये क्या है कि पहला आइटम दूसरे आइटम से कोरिलेटेड हो, तो देखिए कंप्लीटली अंदर आ गया। और दोनों जो है थर्ड आइटम से कोरिलेटेड, टीचर से। समझे? तो ये आपको मैंने एक सिंपली बता दिया कि ये वेन डायग्राम की चीजें होती हैं बेसिकली। इसी पर ही वेन डायग्राम के क्वेश्चंस बनते हैं, जो अभी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक फिगर दे रहा है, ठीक है। ये एक हमें फिगर दे रहा है। इसमें कह रहा है कि P जो है, P ये आपको हार्ड वर्किंग पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। P का मतलब है ग्रीन वाला पूरा इसके अंदर। Q जो है वो इंटेलिजेंट पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो Q का मतलब ये पूरा, ठीक है। S जो है ऑनेस्ट पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, S का मतलब ये पूरा। और ट्रूथफुल पीपल जो R को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इतना है। और इनकी संख्या ऐसे ऐसे दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका 10 का मतलब है कि ये जो है ये 10 सिर्फ हार्ड वर्किंग पीपल है। 10 क्या है, सिर्फ हार्ड वर्किंग पीपल है, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये बचा हुआ रीजन है, ठीक है। ये जो बचा हुआ रीजन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ हार्ड वर्किंग पीपल है 10। 1 क्या है, 1 सिर्फ इंटेलिजेंट पीपल है। 11 क्या है, 11 क्या है, वो आपको हार्ड वर्किंग भी है और इंटेलिजेंट भी है। क्यों? क्योंकि ये इस दोनों के बीच का पार्ट है, हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट के बीच का पार्ट है। यानी वो इंटेलिजेंट तो है ही, लेकिन वो हार्ड वर्किंग भी है। भाई ऐसे इंसान को तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग भी और इंटेलिजेंट भी, ठीक है। ये उसी तरह 9 क्या है, 9 आपको हार्ड वर्किंग भी और ट्रूथफुल भी है। देख रहे हैं 9 क्या है, 9 इसके और इसके बीच में आ रहा है, हार्ड वर्किंग और ट्रूथफुल के बीच में आ रहा है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको चूज करना है कि वो आदमी क्या है जो इंटेलिजेंट भी हो, ऑनेस्ट भी हो, ट्रूथफुल भी हो। तो इसके लिए इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और ट्रूथफुल यानी यहां कहीं होगा, जहां ये तीनों आ रहे होंगे, वो बस एक ही है, 6 है ना। 7th क्या है, 7th आपको देखिए आपको सर्कल देखना होगा, वो सर्कल किस किस तीनों को कवर कर रहा है। वो नंबर 3 सर्कल को कवर करना चाहिए, ठीक है। रेड का पूरा ही है तो रेड में आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ब्लैक भी आ रहा है, ग्रीन इसके ऊपर आ रहा है, 6 के ऊपर आ रहा है। देख रहे हैं ये सर्कल कैसे बना, ये देखिए, ये बना आपको हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है। ये आपको बना इंटेलिजेंट पीपल। तो इसमें क्या हो गया, ये हार्ड वर्किंग हो गया, ये इंटेलिजेंट हो गया, और ये बीच वाला क्या हो गया, हार्ड वर्किंग प्लस इंटेलिजेंट, ठीक है। हार्ड वर्किंग प्लस इंटेलिजेंट। उसी समय आपका जैसे आपका ट्रूथफुल हो और ऑनेस्ट पीपल, तो ये रहा, ये रहा ट्रूथफुल और ये ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रूथफुल प्लस ऑनेस्ट। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, ऊपर नीचे को मिला दिया, ठीक है। तो मिला दिया तो क्या हो गया कि इधर अब ये इससे जब मिलेगा तो यहाँ का जो रीजन है ये वाला, वो क्या हो जाएगा, हार्ड वर्किंग प्लस पीपल। और ये इससे मिलेगा तो हार्ड वर्किंग प्लस इंटेलिजेंट, ठीक है। और यहां पर बीच में 4 चीजें बनेंगी। क्या क्या बनेंगी, दिस दिस दिस, है ना, दिस, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था वेन डायग्राम के थ्रू, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। कि क्यों, 6 क्या कवर कर रहा है, इंटेलिजेंट को भी कवर कर रहा है, ऑनेस्ट को भी कवर कर रहा है और ट्रूथफुल को भी कवर कर रहा है, ठीक है। आपको वेन डायग्राम को से क्वेश्चंस जो है ना इस टाइप का 2012 में पूछा था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि वेन डायग्राम का स्टार्टिंग था, इसलिए मैंने ये आपको करा दिया। इतना सिंपल क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है वेन डायग्राम से। देखिए ये कह रहा है क्या कि 100 बच्चों का, 100 स्टूडेंट की एक क्लास है, ठीक है। उसमें 60 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 60 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने वाला देश है, क्रिकेट ही खेलते हैं, ठीक है। कुछ मेसी के फैन है, रोनाल्डो के फैन है, तो ऐसे 30% फुटबॉल भी खेले, कुछ जमीनी कब में है, ठीक है।
वो चुपचाप बैठ करके, वो दर्शक कौन बनेगा भाई? तो ऐसे लोग दर्शक बनते हैं जो सिर्फ मतलब कुछ भी नहीं खेलते हैं, ऐसे भी हैं। और 10% ऐसे हैं जो चैंप है ना, वो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, हमारा धोनी, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको ऐसे में ये सोचना शुरू कीजिए कि एक तो पूरे बच्चे हो गए, ये क्लासरूम हो गया, ठीक है, ये आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। 60% ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बच्चे 60% है जो आपको क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये तो इंडिया में तो 60% हर जगह क्रिकेट ही खेलेंगे, ठीक है। बाकी कह रहा है 30% फुटबॉल खेलते हैं। अब ये 30% हम अलग भी बना सकते हैं साइड में, लेकिन कह रहा है कि 10% बोथ खेलते हैं। 10% ऐसे हैं जो आपको दोनों खेलते हैं, तो हमें दोनों का भी ध्यान रखते हुए ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि ये रीजन दोनों हो। ये हो गया फुटबॉल वाले जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, और ये क्या हो गए, ये हो गए ओवरलैपिंग। ये क्या हो गए, जो क्रिकेट भी खेलते हैं प्लस फुटबॉल भी खेलते हैं। ये ओवरलैपिंग वाले हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है। तब जब काउंट करेंगे क्लास में बच्चों को, ठीक है, तो नंबर ऑफ बच्चा तो बढ़ नहीं जाएगा ना, मेरे अंदर से 2 लोग तो नहीं निकल जाएंगे। अगर मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ और फुटबॉल भी खेल रहा हूँ तो भी मैं कितना कहलाऊंगा, एक ही बच्चा कहलाऊंगा। जैसे मानिए, सिंपल सोचिए, क्लास में आपको 9 बच्चे हैं अभी, ठीक है, क्लास में 10 बच्चे, हटाइए, क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है कि 60% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो 60% आप निकालिएगा 60 का, तो कितना हो जाएगा, 6 बच्चे। तो क्रिकेट खेलने वाले 1 2 3 4 5 6 बच्चों को आपने क्रिकेट खेलने दे दिया, ठीक है। 30% फुटबॉल खेलते हैं, 30% फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो 10 बच्चे थे ना, सॉरी, हाँ, तो 30% इसका निकालिएगा तो आ गया 3। आपने 3 बच्चों को फुटबॉल खेलने दे दिया, अब बचा 1 बच्चा। अब 10 का 10% निकालिएगा तो 1 बच्चा आया, ठीक है, 1 बच्चा आया, है ना। आप कह रहे हैं कि 1 बच्चा है जो दोनों खेलता है, चलिए, आपने बोला 1 बच्चा है जो दोनों खेलता है, आपने इसको मान लिया, ठीक है, यानी कोई बच्चा कुछ नहीं खेलता है, ऐसा भी है आपके नजर में। लेकिन भाई इसकी भी तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे, समझे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको क्रिकेट भी पसंद होगा, फुटबॉल भी पसंद होगा, समझे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, मान लीजिए 4 आपको, जो इनको क्रिकेट भी पसंद होगा, फुटबॉल भी पसंद होगा, है ना। मान लीजिए ये बच्चा है आपको जिसको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, ठीक है, ये बच्चा ऐसा है, तो आपको क्या हो रहा है, इस बच्चे की 2 बार काउंटिंग हो रही है। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि ये बच्चा क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही बच्चा को 2 बार काउंट किया जा रहा है। इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं, ये वाला। इसी को हम हटा देते हैं। जैसे अगर ये हो गया, ठीक है, कि 60 ऐसे हैं जो 60% बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते हैं, 30% फुटबॉल भी खेलते हैं, और 10% दोनों खेलते हैं, ठीक है, 10% दोनों खेलते हैं। तो वो जो 1 बच्चा है वो ये नहीं है, वो ये 1 बच्चा है जो दोनों खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है, राइट, 60 बच्चों में, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, 6 + 3 - 1, उस 1 बच्चा को हम हटा देंगे जो क्रिकेट भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है, ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है। और ये बचे हुए बच्चे क्या होंगे, ये वाला पार्ट जो है, ये जो बचा हुआ पार्ट है आपको, ये वाला, ये क्या है, ये पूरी क्लास के वो बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेलते, बैठ करके स्टेडियम में मैच देखते हैं, ठीक है, ये स्टेडियम में बैठ करके मैच देखते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले, सबसे पहले 60% बच्चा क्रिकेट फुटबॉल खेला, ठीक है, प्लस 30% वाला बच्चा फुटबॉल ये खेला, हॉकी खेला, राइट, हाँ, चलिए, और इसमें से 10% बच्चा हम निकाल लिए, समझे, 10% बच्चा जो दोनों खेल रहा है, ओवरलैपिंग वाला, ये वाला बच्चा,
ये जो ओवरलैपिंग कर रहा है इसको हटा दिए तो आ गया हमारा 80%। ठीक है, यानी कि इन दोनों क्रिकेट प्लस फुटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 80%। 90 नहीं है, क्रिकेट प्लस फुटबॉल इंक्लूडिंग, मतलब जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट प्लस फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ऐसे बच्चों का पॉपुलेशन जो है 80% है। समझे? क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना है? 80% है। ठीक है, तो जो नहीं खेल रहे हैं उनका कितना हो जाएगा? 100 में से आप 80 को हटा दीजिए, 100 में से 80 को हटा दीजिए तो कुछ नहीं खेलते बचे 20%। ठीक है, 100% में 20%, 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20। सिंपल। आपको इसमें बस यही देखना है कि ओवरलैपिंग होती है बहुत जगह। ठीक है, ओवरलैपिंग को माइनस कर देना है, ओवरलैपिंग को माइनस कर देना है। ठीक है, जो क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, और जो दोनों खेल रहा है, दोनों खेल रहा है तो क्रिकेट भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को हमें माइनस कर देना है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, इसीलिए वेन डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में वही वाला एक कंफ्यूजन वाली बात आएगी और आप 0 मार के आएंगे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जो बता रहा है वो यही बता रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, ये यहाँ पर यही होता है। इसी वजह से अगर आपको 0 आंसर है, 0% दे दे तो आप मार के आ जाइएगा सीधा कि नहीं कोई नहीं है, और वहां मामला हो जाएगा गड़बड़। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, कह रहा है एक शहर है, इसमें 45% लोग जो है, 45% लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं, 55% मैगजीन बी, 40% मैगजीन सी। ठीक है, अगर आप तीनों को काउंट कर लीजिए कि मैगजीन ए पढ़ने वाला, बी पढ़ने वाला और सी पढ़ने वाला। ठीक है, देखिए मैगजीन ए, मैगजीन बी, अभी जो हम लोगों ने इससे पहले वाला जो सबसे पहला वेन डायग्राम किया था वो क्या था? यही था, मैगजीन ए, मैगजीन बी, ठीक है, और मैगजीन सी। देखिए ए बी सी, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है आपका मैगजीन ए बी वाला, ये पार्ट है मैगजीन ए सी वाला, और ये पार्ट है आपको मैगजीन बी सी वाला। समझे? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपको? ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? ये पार्ट है आपको ए प्लस बी प्लस सी, तीनों वाला। समझे? यहां ये सारी ओवरलैपिंग है, ये सारी की सारी ओवरलैपिंग है। समझे? टोटल परसेंटेज आप काउंट करेंगे तो 45%, 55%, 40%, यानी आपको सबसे पहले ये आएगा दिमाग में कि ये 140% कैसे हो गया? शहर की तो पॉपुलेशन ही 100% है, तो 140% कैसे हो गया? देखिए ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, हमें उसको हटाना होगा। किसको किसको हटाना होगा? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें से इसको हटाएंगे। ठीक है, अब ए बी है, ए प्लस बी वाला यहां पर क्या हो रहा है? ए प्लस बी वाला कितना है आपको? 30% है, प्लस ये ओवरलैपिंग, इन तीनों की ओवरलैपिंग के ऊपर, मतलब यहां पर तो एक बंदा 3 बार काउंट हो रहा है। ठीक है, तो उन सबको एक लाइन से हटाएंगे। ए प्लस बी वाला इतना, बी प्लस सी वाला ये कितना हो रहा है आपको? 15%, और सी प्लस ए, ये सी प्लस ए ये कितना हो रहा है? 25%, यानी कितना हो गया ये? 70%। ये तीनों ओवरलैपिंग का पार्ट, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है 70%। ठीक है, अब इनमें से ये किस पे बोझ है? इस पे। तो इसमें से सबसे पहले किसको हटाएंगे? ये वाला पार्ट हटाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी वाला, यानी 70 माइनस 10, 60% पार्ट हो गया। ये 60% पार्ट हो गया, राइट? अब ये 60% पार्ट टोटल जो है इसको हटा करके बचा। ठीक है, ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग 60% किसके ऊपर है? इसके परसेंट है, इसके ऊपर है ओवरलैपिंग 60%, तो 140 माइनस 60%, ठीक है, कितना हो गया? 80%। यानी 80% लोग हैं जो मैगजीन
ए बी सी पढ़ते हैं, कुछ लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं, कुछ लोग मैगजीन बी पढ़ते हैं, कुछ लोग मैगजीन सी पढ़ते हैं। इतने परसेंट लोग जो है मैगजीन ए बी बी सी डी पढ़ते हैं, और इतने मतलब इतने परसेंट लोग जो हैं मैगजीन पढ़ रहे हैं। लेकिन सब मिला करके पॉपुलेशन का 80% ही पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक मैगजीन पढ़े या दो या तीन। एक ही आदमी एक मैगजीन पढ़ रहा है तो एक काउंट होगा, मैं दो मैगजीन पढ़ लूँ तो भी मैं एक ही काउंट होने चाहिए, और मैं तीनों मैगजीन पढ़ूँ तो भी तो मैं एक ही आदमी हूं ना। ठीक है, मैं एक मैगजीन पढ़ूँ तो भी एक आदमी हूं, मेरा आधार कार्ड एक ही रहेगा। मैं दो मैगजीन पढ़ूँ तो भी मेरा आधार कार्ड एक ही रहेगा, और मैं तीन मैगजीन पढ़ूँ तो भी मेरा आधार कार्ड एक रहेगा। तो आदमी तो मैं एक ही, भारत की पॉपुलेशन में एक ही आदमी मैं काउंट होऊंगा ना। मैं तो भारत की इतनी बड़ी जो आबादी है उसमें एक ही आदमी काउंट होना, चाहे मैं एक मैगजीन पढ़ूं या पूरी दुनिया की मैगजीन पढ़ जाऊं। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हटा करके हम लोग वेन डायग्राम यूज करके इतना निकालते हैं। तो 80% लोग हैं जो मैगजीन पढ़ते हैं, तो बचा कितना परसेंट जो नहीं पढ़ रहे हैं? 20%। सिंपल। देखिए वेन डायग्राम से एक और क्वेश्चन आया था 2021 में। क्या आया था क्वेश्चन? 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि ग्रुप है, उसमें 120 लोग, ठीक है, 120 लोग है, 80 इंडियंस है, 120 लोग, ठीक है, ये ग्रुप है लोगों का, उसमें से 80 इंडियंस, ठीक है, 80 इंडियंस है, रेस्ट फॉरेनर्स है। फॉरेनर कितने बच्चे? 40। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, समझे? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कह रहा है 70 लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, समझे? इस ग्रुप में 70 लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अगर 70 इंग्लिश बोल रहे हैं तो कितने इंडियंस हैं जो इंग्लिश बोलेंगे? अब एक बात बताइए, एक नॉर्मल सी बात सोचिए कि फॉरेनर्स में क्या सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं क्या? फॉरेनर्स, सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कुछ स्पेनिश हो, जापानीज, जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। लेकिन चलिए मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि 70 इंग्लिश बोल रहे हैं, 70 इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 40 तो फॉरेनर है। तो ये तो श्योर हो गया कि मिनिमम 30 जो हैं, मिनिमम 30 इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश तो बोल रहे हैं, ये तो पक्का है, जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। स्पीक इंग्लिश, समझे? ये तो क्लियर हो गया कि मिनिमम इतना तो बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ये लिखा हुआ है क्या कि सारे फॉरेनर्स इंग्लिश बोल रहे हैं? समझे? तो इसीलिए 30 नंबर जो स्पीक बोल सकते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? 30+। गॉट इट? क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। 40, उसमें कह रहा है कि 40 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, सॉरी 70 लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें कितने इंडियंस हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन स्पीक इंग्लिश? 30 या उससे ज्यादा, 30 या उससे ज्यादा, समझे? यही है ना ऑप्शन। क्या कह रहा है? 30 और मोर, यानी 30 या उससे ज्यादा, कि 30 तो होगा ही होगा, क्योंकि 70 इंग्लिश बोल रहे हैं तो 40 फॉरेनर है, तो मिनिमम 30 तो बनेंगे ही इंडियन जो इंग्लिश बोलेंगे। अब कुछ फॉरेनर्स इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो मान लीजिए 40 में से 5 लोग इंग्लिश नहीं बोलते, तो 35 फॉरेनर ही इंग्लिश बोल रहे होंगे। अगर 35 फॉरेनर इंग्लिश बोल रहे हैं तो बाकी 70 में 35 कौन बच के जो इंग्लिश बोलते हैं? इंडियन। ऐसे भी इंडियंस को इंग्लिश से बहुत प्यार है, ठीक है, हमारे यहाँ क्लास डिफाइन होता है ना। अब एक 2023 में जो क्वेश्चन आया वो देख लेते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। वेन डायग्राम को ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें से कुछ बहुत तोप चीजें नहीं आती। देखिए 2023 का एक क्वेश्चन, एक पार्टी चल रही है, हम लोग जाते ही हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ कॉफी पीते हैं, कुछ लोग होता है इनको जो मिल रहा है सब लपेट लो, चाय कॉफी सब पीते हैं, कुछ लोग दूध भी पी जाते हैं, ठीक है। एक चीज तो पक्का है कि जो लोग चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, और उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, ये ठीक है। तो हमें टोटल चाय और कॉफी पीने वाले लोग कितने मिल जाएंगे? 75 + 60 - 15, यानी कि 120%। 120 लोग ही ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पी रहे हैं, उनमें से 15 लोग ऐसे हैं, ये 15 लोग जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, राइट। ये वो 15 लोग हैं जो चाय प्लस कॉफी दोनों पी रहे हैं, है ना, राइट। तो इनको हटा दिए तो पता चल गया, 135 लोग काउंट कर लिया,
तो कैसे काउंट हुआ? एक ही आदमी जो है वो चाय भी पी रहा है, वो कॉफी भी पी रहा है। अब वो चाय कॉफी पी रहा है तो आदमी थोड़ी ना बदल जाएगा, पार्टी में लोग थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। अगर मैं ही जाकर चाय पी लूँ, कॉफी पी लूँ, दूध पी लूँ, सब खा लूँ, तो एक ही आदमी ने खाया है ना, ठीक है। अब मुझे दो दो बार तो काउंट नहीं करेगा, तो 120 लोग ही। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ठीक है। जिसने दूध पिया है, ठीक है, वो चाय नहीं पी रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। जो दूध पी कि वो 60 लोग जो है, मतलब वो जो भी लोग दूध पीते हैं वो चाय नहीं पिए हैं, ठीक है। यानी अब अलग से हम उनको काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये भी कह रहा है हर आदमी एक ड्रिंक तो लिया है, एक ड्रिंक तो लिया है, हर आदमी एक ड्रिंक लिया है पार्टी का, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या, कितने पर्सन ने अटेंड की पार्टी? अगर कैसे निकालेंगे? अगर हम ये मान लें कि 50 पर्सन है जिन्होंने मिल्क पिया है, ठीक है। अगर 50% मान लिया जिन्होंने मिल्क पिया है, जिन्होंने चाय नहीं पी है, ठीक है, मिल्क पिया है, ठीक है, तो मान लीजिए क्या उससे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि पार्टी में कितने पर्सन है? हाँ, 120 + 50। अगर उन्होंने कॉफी भी पी होगी तो पी ली होगी। कम से कम पार्टी में कितने लोग आए ये तो पता चल गया, पार्टी में कितने लोग आए ये तो पता चल गया, क्योंकि यहां पर जो कह रहा है कि 50 लोग हैं जो मिल्क पिए हैं, ठीक है। तो 120 + 50, लेकिन उसके साथ साथ यही कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन हु, अगर हम स्टेटमेंट 1 की तरफ जाते हैं तो 170 आ जाता है। स्टेटमेंट 2 की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। ये तो गड़बड़ हो गया, यानी ऑप्शन क्या रहेगा? ये नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको हम 50 मान लें तो 50 250 होना चाहिए, यानी ये गलत है, ठीक है। तो सिर्फ इससे आंसर निकल जाएगा, लेकिन उस समय हमको इसको छोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा? स्टेटमेंट 1। सीधी सी बात है, समझे? क्योंकि इस अगर आप इसको छोड़ते हैं और इसको लेते हैं तो इससे क्लियर नहीं होगा। अगर आप इसको छोड़ते हैं और इसको लेते हैं तो क्लियर ही नहीं होगा कि कितने लोग आए पार्टी में, है ना। चलिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ऐसे देख लेते हैं। Who attended the party 5 times the number of person who took milk only, समझे? जिन्होंने सिर्फ मिल्क पिया है, राइट, है ना। अगर आप इसको ऐसे लीजिएगा तो क्या होगा? चलिए यहां से देख लेते हैं कि 120% वो रहा, मिल्क पीने वाले ये रहे, और जो मिल्क पीने वालों से सिर्फ इतने थे। तो 100, यही कह रहा है ना कि मिल्क पीने वालों का 5 टाइम्स है टोटल पर्सन, तो 4x, x 30 आ गया 30। यहाँ 120 लोगों को कह रहे हैं निकालना, यानी मिल्क, यानी कितना हो गया? 150। टोटल पार्टी में कितने लोग हैं? 150। उस केस में क्या हो गया? पहला वाला को छोड़ना पड़ेगा, 50 लोग अटेंड नहीं किए। अगर ये लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली, तो 150। उस केस में आपको पहला छोड़ना पड़ेगा, पहला गलत हो गया। और पहला लेते हैं तो ये गलत हो गया, है ना। अगर आप पहला लेते हैं तो 170 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, 250 नहीं होगा। और दूसरा लेते हैं 120, टी प्लस कॉफी प्लस मिल्क इज 5 टाइम्स टू मिल्क, 100, तो 150 आ रहा है, तो पहला गलत हो गया, ठीक है। तो दोनों केस में क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 आएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आप देख रहे हैं ना 2023 में मैंने अभी तक इतने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, और गिनती के 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया है जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे कि बहुत टफ, नॉर्मल क्वेश्चंस थे, मोस्ट ऑफ द नॉर्मल क्वेश्चंस थे। आपको बस समझना पड़ेगा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सिलोगिज्म की तरफ। चलिए देखते हैं सिलोगिज्म में क्या होता है कि आपको रिलेशंस दिए हुए होते हैं आपस में। एक डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, ठीक है, और एक डायरेक्ट रिलेशंस है, इनडायरेक्ट रिलेशंस होता है। अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो बात ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है, बस यही याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है तो सही है, अगर नहीं दिया हुआ है तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है। बहुत ध्यान से ये चैप्टर देखिएगा, 2 से 3 4 क्वेश्चन आते ही हैं। 2021 में 4 आया था, 2022 में 2 क्वेश्चन, 2023 में क्वेश्चन, और फिर से 2 क्वेश्चन, तो एवरेज आता ही आता है इससे, ठीक है। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से देखो, बहुत सिंपल चैप्टर होता है। अगर आप समझ गए ना तो 2 क्वेश्चन आपको फ्री के
2 क्वेश्चन फ्री के हैं ये, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। समझिए कैसे, देखिए इसको ध्यान से देखिए। अगर कह रहा है ऑल बुक्स आर कॉपी, क्या कह रहा है? ऑल बुक्स आर कॉपी, इसका मतलब क्या है? सभी बुक कॉपी है। यानी मान लीजिए अगर ये कॉपी का भंडार है, इसमें कॉपी ही कॉपी है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा भी पार्ट है जो ऐसे रखा हुआ है बुक्स का, उसको भी आप क्या कह रहे हैं? कॉपी। समझे? जैसे अगर आप कहते हैं कि ये लड़कियां मुझे पसंद है, ठीक है, ये सभी लड़कियां मुझे पसंद है, यहां यहां पर ये चारों लड़कियां मुझे पसंद है, तो मतलब क्या है कि सारी लड़कियां, इनके बीच में ये चारों लड़कियां आपको पसंद है, राइट? तो यही है कि आपको ये समझना पड़ेगा ऑल बुक्स आर कॉपी, यानी क्या है? जितने भी बुक्स हैं आपको, वो क्या है? कॉपी है। क्या है? ये कॉपी है। यानी कि अगर मान लीजिए इतना कॉपी का घेरा है, तो इसमें सिर्फ इतना ही कॉपी का बुक्स है, बाकी ये कॉपी है, ये सब बाकी कॉपी है। समझे? लेकिन कुछ कॉपियां ऐसी हैं जिसको आप बुक्स कह रहे हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं? सम कॉपी और बुक्स। ये भी हो गया। ऑल कॉपी बुक नहीं है। इसको ये सीधा समझिए कि एक बड़ा सा घेरा है कॉपी का, यहां पर सारी क्या है? कॉपियां हैं, ठीक है, सिर्फ कॉपी है ये, और ये छोटा घेरा है बुक्स का, ठीक है। तो ये घेरा इसमें तो नहीं समा सकता, नहीं समाएगा, लेकिन ये घेरा इसमें समझ जाएगा। इसीलिए क्या कह रहा है जब बोल रहा है वेन डायग्राम में, मैंने क्या बताया? यही कि ये कंप्लीटली इसका पार्ट है, इसी को कहा जाता है। जब भी ऐसा है ऑल बुक्स आर कॉपी, तो याद रखिए, ध्यान से मैं जो बता रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिए। जब भी इस टाइप की लाइन आए ऑल बुक आर कॉपी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले बड़ा घेरा बनाएंगे जिसके बारे में कह रहा है ऑल बुक आर कॉपी, उसके अंदर छोटा बोलाएंगे, किसके बारे में छोटा बनाएंगे और क्या बोलेंगे? किसके बारे में बोला? बुक्स के बारे में, तो बुक्स को नोट कर देंगे। ये हो गया आपका वेन डायग्राम का पहला। अगर इसी समय बोलेगा कि नो बुक इज कॉपी, नो बुक इज कॉपी, इसका मतलब क्या है? नो बुक इज कॉपी, इसका मतलब क्या है कि बुक अलग है, कॉपी अलग है। ये देखिए, अगर ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब है ये रहा कॉपी, ये रहा बुक्स, और इन दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। नो बुक इज कॉपी, कोई बुक कॉपी नहीं है। कॉपी का अपना दुनिया है, बुक का अपना दुनिया है। नो बुक इज कॉपी, सीधा सीधी, दोनों में कोई मतलब नहीं है। कहते हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वेन डायग्राम में क्या पढ़ा है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, पहले ही बताया था, याद होगा। वुमेन है, लायन है, क्या मतलब दोनों से में? समझे? लेकिन अगर लायन को वुमेन के पिंजरे में छोड़ दिया जाए, लायन को हमने वुमेन के पिंजरे में छोड़ दिया गया, तो क्या हाल होगा लायन का? कुछ नहीं बचेगा। लायन भी क्या हो जाएगा? औरत बन जाएगा, वो भी शुरू हो जाएगा। समझे? जैसे ही आएगा ना कि ऑल लायंस आर वुमेन, तो लायन क्या हो गया? अब औरतों के पिंजरे में लायन घुस गया, तो लायन क्या बन जाएगा? औरतें से नहीं बनेंगी, लायन औरत बन जाएगा। समझे? ये वही कहना कहानी है। ऑल बुक्स और कॉपी का क्या मतलब हो गया कि औरतों के घेरे में शेर को छोड़ दिया गया, तो दूर से क्या बोलेगा? अरे कितने बोला जाता है, औरत के बीच में अगर एक मर्द बैठा रहता है तो लोग क्या बोलते हैं? ये भी औरत ही हो गया, है ना? ऐसे बहुत सुने होंगे आप, अरे ये भी वैसा ही है, औरत के बीच रहता है, औरत वाला लक्षण है, वही वैसा ही है ना? तो यही है ऑल बुक्स आर कॉपी, राइट? कि सारे बुक्स क्या है? कॉपी जैसे हैं, और लायन आर वुमेन। समझ रहे हैं? अगर ये है, इसको सीधे ऐसे समझिए, अगर इसी को मैं ऐसे बोल दूं उन कि ये तो कॉपी हो गया, अगर कॉपी की जगह मैं इसका एग्जांपल ऐसे लूं कि ऑल मैन आर वुमेन,
अगर किसी ऑल मैन आर वुमेन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है या किसी जगह की बात हो रही है जहाँ सिर्फ औरतें बैठी हुई हैं, ठीक है, और उनके बीच में चार लौंडे जा करके बैठ गए, चार आदमी जा करके बैठ गए, ठीक है, ये औरतों का संसार के बीच में, तो हम लोग क्या बोलते हैं बाहर से कि ये चारों के बारे में क्या देख के बोलेंगे, अरे वैसे ये भी औरत ही हो गया है, समझे। लेकिन यहाँ पर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस चार आदमी को छोड़कर भी तो बहुत सारी औरतें होंगी, ठीक है। अब आई बात समझ में, इसीलिए ये है, राइट। लेकिन अगर उसी समय हम बोलेंगे कि नो मैन आर वुमेन, नो मैन, नो मैन, सॉरी, नो मैन इज वुमेन, इसका मतलब क्या है कि वुमेन का अपना संसार है और मैन का अपना संसार है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग बैठ के गप कर रहे हैं। ये कौन सा सीरियल चल रहा है और इनका मोदी जी आएंगे कि राहुल जी आएंगे, वो चल रहा है, समझ रहे हैं। ये तो भाई स्वाभाविक है, औरतों को तो इसमें बड़ा मजा आता है, इसके घर में क्या हुआ, उसके घर में हुआ, देश में क्या हो रहा है, वो बस गैस का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, बाकी सब सही है, समझे। तो वो वाली बात है। और मर्द को बस एक ही चीज़ है, पॉलिटिक्स, या फिर ये वो दूर से देख लेगा तो बोलेगा अरे वो वाली सुंदर है, वो वाली सुंदर है, वो वाली सुंदर। औरतों को घंटा कोई मतलब नहीं है, अगर 10 औरत मिल गई है तो तुम कितने हैंडसम हो, इनकी अपनी दुनिया चलती है ना। तो यही है। अब इसी में कहा जाए सम बुक आर कॉपी, लाइक सम मैन आर वुमेन, देख रहे हैं यहां पर सब मैन इसमें घुस गया, लेकिन अगर यहां कहा जाएगा सम मैन आर वुमेन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मौगा, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं मौगा, समझे। कि कुछ जो मर्द हैं वो हमेशा औरत में ही घुसे रहते हैं ना, उनको शुद्ध हिंदी में मौगा कहते हैं, समझे। तो ये वाले है कि सम मैन आर वुमेन, ये है वुमेन, ये है मैन, और ये क्या है, ये वो मर्द है जो औरत की तरह है, राइट, सो कॉल्ड इफिमिनेट, इंग्लिश में कहते हैं स्त्रैन गुणों वाला इंसान, राइट। सम मैन आर वुमेन, यानी सभी मैन नहीं है लेकिन कुछ मैन है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, समझे। ये वेन डायग्राम नहीं बता रहा हूं अभी आपको, आपको उसकी बेसिक चीजें बता रहा हूं जो आप लोगों ने कहाँ पढ़ा है। अभी जब आप पढ़ेंगे ना वेन डायग्राम में, ये सैलोगिज्म में, तो क्या है ऐसे ही आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो वेन डायग्राम बनेगा इसी से आपके आंसर्स आएंगे, राइट। जैसे इसको समझिए, ये बड़ा मजेदार है। कैसे, देखिए पहला क्या है, ऑल एप्पल और मैंगो, ये बात तो हम लोगों ने अभी पढ़ा। जो मैंगो है बड़ा ड्रॉ कर दिया, एप्पल क्या है, ऑल एप्पल है तो एप्पल इसमें घुस गया, ये हो गया मैंगो, ये हो गया एप्पल, ठीक है। ये तो सिंपल सी कहानी है। लेकिन ये सोचिए एप्पल पूरे इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है, अगर एक मैंगो का इतना एरिया छेड़ रहा है, एप्पल कहीं भी हो सकता है, एप्पल को आप कहीं भी रख सकते हैं, एप्पल को यहाँ रख सकते हैं, नहीं मन है, एप्पल को आपने इस कोने में रख दिया, नहीं मन है, इस कोने में रख दिया, एप्पल ही रख रहे हैं ना, जहां मन किया एप्पल को पटक दिया, यानी एप्पल कुछ, सभी एप्पल मैंगो है तो एप्पल की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। क्यों बोल रहा हूं अभी समझ में आएगा, पोजीशन का कोई लेना देना नहीं है, समझे, लेकिन क्यों बता रहे हैं। अब कह रहा है कि सम मैंगो और ऑरेंज, अभी मैंने बताया ये रहा मैंगो का टोकरी, ठीक है, इसमें कुछ आम जो है ऑरेंज है, ये रहा ऑरेंज। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ एप्पल भी ऑरेंज हो। अगर आपका एप्पल यहां की बजाय उसी टोकरी में क्यों बोला था यहां पे रखा हुआ हो एप्पल, हो सकता है पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बोला, सिलोगिज्म में क्या देखना है, पॉसिबिलिटी, या तो वो 100% आपको बताया गया हो जैसे ये क्या है, नहीं तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है, बस ये याद रखिएगा सारी पॉसिबिलिटीज ओपन है, समझे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना
सम मैंगोज आर ऑरेंज। अब आप सोचिएगा एप्पल, और इसमें तो नहीं देख रखा लेकिन दे रखा है ना, यहां तो ये भी पॉसिबल है कि ऑल एप्पल कैन बी ऑरेंज, अगर ये वाले ऑरेंज वाले पार्ट में पड़ा हुआ हो, है ना। देखिए ऑल के बारे में समझ लीजिए, सम के बारे में समझिए। अब कुछ और टर्म समझ लीजिए जो बहुत फंसाता है, जैसे ओनली अ फ्यू। मान लीजिए अगर लिखा ओनली अ फ्यू ARB, अब आपके दिमाग में आएगा कि ओनली अ फ्यू मतलब ओनली अ फ्यू ARB, यानी आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि कुछ ए जो है वो बी, इसको आपने ये मान लिया ए बी, कुछ ए है जो बी है, बस। अरे भैया इसकी दो पॉसिबिलिटी है, हमें बी के बारे में तो नहीं पता है, हमें ये पता है। देखिए अच्छा मान लीजिए अगर ए, कुछ ए जो है वो बी, राइट। अब इसमें बताइए कुछ ए ही बी है, यहां भी वही है। बी कितना पार्ट है, बी का कितना पार्ट है हमें ये नहीं पता है, हमें सिर्फ ए के बारे में बताया गया कि कुछ ए है जो बी है। ये भी हो सकता है सारा बी ही ए हो, उसके अलावा भी ए बहुत सारा हो, है ना। अभी क्या हो रहा है, इससे ये दिख रहा है कि कुछ ए जो है वो बी है, ये वाला पार्ट, कुछ ए जो बी है, समझे। जब बी का थोड़ा सा पार्ट इसमें घुसा हुआ था तो आपने बोला कुछ ए बी है। अब मान लीजिए 50% पार्ट घुस जाएगा तो बोलिएगा आधा बी जो है वो ए है, समझे। उसी तरह क्योंकि जब ऐसे लिखा जाए ओनली अ फ्यू ARB, तो आपको ए के बारे में बता दिया गया। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके बारे में 100% बता दिया गया वो तो एक्सेप्टेड 100%, उसके अलावा सारी पॉसिबिलिटीज ओपन, उसके अलावा सारी पॉसिबिलिटीज ओपन, यही सेगुलरिज्म है, समझे। कुछ ए जो है वो बी है तो, लेकिन बी का कितना पार्ट है ये नहीं पता। सारा ए, अगर यहां पर भी क्या है, यहां पर भी तो सारा बी क्या है, ए है, इसके अलावा भी जो है ए एग्जिस्ट कर रहा है। यहां अगर इसको देखा जाए तो क्या है, कुछ ए है जो बी है, उसके अलावा भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए ओनली का भी एक बहुत बड़ा खेला होता है। ओनली का क्या होता है, ओनली पेन और पेंसिल का क्या मतलब है, सिर्फ पेन ही पेंसिल है, इसके अलावा कुछ और चीज पेंसिल नहीं हो सकता है, इसके अलावा कुछ और। ओनली का सबसे बड़ा खेला यही है कि अगर मैं ये बोला ओनली पेन और पेंसिल, तो ये पेन है तो पेंसिल ये होगा कि सिर्फ पेन ही पेंसिल हो सकता है, इसके अलावा पेंसिल को कोई और टच नहीं करेगा, समझ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि पेन ऐसे है तो पेंसिल ये हो, राइट। सारा पेन जो है ऑल ओनली पेन और पेंसिल्स, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ ही पेंसिल पेन हो लेकिन और कुछ पेंसिल को नहीं टच करेगा, इसका ये मतलब है। तभी यहां पर क्या क्या और देख रहे हैं, सम पेन और बुक्स, सम पेन और बुक्स का मतलब क्या है, ये राइट, ये कभी इसे टच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है कि सिर्फ पेन ही पेंसिल हो सकता है, बुक नहीं हो सकता है, इसीलिए बुक और पेंसिल को टच ही नहीं होगा, सिर्फ पेन और पेंसिल का रिलेशन चलेगा, चाहे ऐसा रिलेशन हो या ऐसा रिलेशन। इस रिलेशन में बोलेंगे यस ऑल पेंसिल्स आर पेन, इस रिलेशन में बोलेंगे सम पेंसिल्स आर पेन। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि ऑल बुक्स आर पेंसिल और सम बुक्स आर पेंसिल, क्योंकि ये दोनों टच ही नहीं कर रहे। जो एक दूसरे के अंदर हो, टच हो रहे हो, कट कर रहे हैं, उन्हीं के बीच रिलेशन होगा। जो दोनों एक दूसरे से एकदम डिफरेंट खड़े हो, पेंसिल और ये एक दूसरे से डिफरेंट खड़ा है, ये पेंसिल रहा ये बुक रहा, कोई टचनिंग नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा तो कोई रिलेशन नहीं है, समझे। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसका ओनली का क्या मतलब है, ओनली पेन और पेंसिल, तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ पेन ही पेंसिल है। क्लियर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सिर्फ पेन ही पेंसिल। इसके अलावा इसका मतलब ये हो गया कि पेंसिल या तो पेन के अंदर होगा या पेन को टच कर रहा हो। लेकिन सम पेन और बुक्स, बुक्स इसको टच कर, पेंसिल को टच नहीं कर रहा। ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। आइए प्रीवियस ईयर देखते हैं, उसे समझते हैं। चलिए यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला क्या है, ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल, जो मैंने आपको बताया ऑल का मतलब क्या होगा, विम्सिकल। सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्या हो गया, विम्सिकल हो गया।
एक एक करके बढ़ते जाएंगे। क्या हो गया? ऑल आर्टिस्ट, तो इसके अंदर ऑल आर्टिस्ट आ गया, ऑल आर्टिस्ट। ठीक है, पहला आपका ड्रॉ हो गया। दूसरा क्या करा? सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट। तो सबसे पहले याद रखिए कि आपको क्या बोल रहा है, ड्रग एडिक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हैं, सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट। इसका मतलब क्या है? पहले तो ये, पहले ड्रग एडिक्ट पे जाइए, तो बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हैं। ठीक है ना? बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हैं, लेकिन इसमें से कुछ हैं आर्टिस्ट जो ड्रग एडिक्ट है। ये देखिए, कुछ आर्टिस्ट हैं जो ड्रग एडिक्ट हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है? फ्रस्ट्रेटेड पीपुल आर प्रोन टू ड्रग एडिक्ट। समझे? अब इसमें भी क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेटेड पीपुल है, वो प्रोन टू ड्रग एडिक्ट है। समझे? तो इसको कैसे बनाइएगा? हर तो कोई फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, इसको भी वही हो गया, ड्रग एडिक्ट। ड्रग एडिक्ट कौन कौन है? फ्रस्ट्रेटेड पीपुल। सारे लोग नहीं है, सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड पीपुल। फ्रस्ट्रेटेड जनता जो है वही गांजा फूक के पड़ी रहती है। ठीक है, अब इससे देखिए क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तीनों को मिला करके देखते हैं। आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड। क्यों भाई? कहाँ फ्रस्ट्रेटेड है? कोई लिंक बन रहा है क्या? फ्रस्ट्रेटेड क्या है? वो ड्रग एडिक्ट है, और कुछ ही आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट है, तो ऑल आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। आर्टिस्ट फ्रस्ट्रेटेड कहाँ है? आर्टिस्ट तो whimsical है, मौज में। समझे? पहला ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, सम ड्रग एडिक्ट्स आर whimsical। देखिए, जो कुछ ड्रग एडिक्ट हैं, समझे, सम ड्रग एडिक्ट्स आर whimsical, तो कुछ ड्रग एडिक्ट आर्टिस्ट भी हैं। समझे? यहां से क्या आ रहा है? सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट, तो कुछ ड्रग एडिक्ट जो है आर्टिस्ट भी है, और ये सारा क्या है? सभी आर्टिस्ट क्या है? whimsical है। तो यानी कुछ ड्रग एडिक्ट जो हैं वो whimsical होंगे। यस, सम ड्रग एडिक्ट जो हैं whimsical होंगे। एडिक्ट्स आर whimsical, मौजी सनकी होंगे। समझे? ये लोग होंगे। क्यों? देखिए, सिंपली कह रहा है कि कुछ जो है यहाँ पर से आर्टिस्ट ड्रग एडिक्ट है। समझे? और सारे आर्टिस्ट क्या है? whimsical है, तो सम आर्टिस्ट होंगे। बी ऑप्शन। अब देखिए, दोनों और चेक कर लेते हैं। ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपुल आर ड्रग एडिक्ट, कहाँ है? फ्रस्ट्रेटेड पीपुल जो है ये पूरे फ्रस्ट्रेटेड पीपुल है। ठीक है, उसमें से प्रोन टू ड्रग एडिक्ट, यहां इसका मतलब क्या है? फ्रस्ट्रेटेड पीपुल का ये है सारा का सारा। तो इसमें क्या है? कुछ जरूरी नहीं है कि हर फ्रस्ट्रेटेड पीपुल गांजा पी के ही बैठा हुआ हो, कुछ सुन रहा होता है मोटिवेशनल वीडियोस, है ना, कुछ तो ड्रग एडिक्ट क्या होगा? ऑल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा, कुछ ही है प्रोन टू ड्रग एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, और whimsical पीपुल्स आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, कोई रिश्ता ही नहीं whimsical और ड्रग, जब इन दोनों के बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, ड्रग एडिक्ट और whimsical, तो डी तो ऐसे ही है। देखिए, रिश्ता कुछ बन रहा है, कोई रिलेशन है ड्रग एडिक्ट और इसमें? कोई रिलेशन नहीं है। समझे? ऐसे ही कट गया। whimsical पीपुल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड, क्यों फ्रस्ट्रेटेड? whimsical, वो उसका कोई रिश्ता ही नहीं है इससे, खत्म, कहानी खत्म। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है ऑल मशीन्स कंज्यूम्स एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी कंज्यूम वाली चीजें बनाइए। ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, एनर्जी को बहुत सारी चीजें कंज्यूम करती है। ऑल मशीन्स, चलिए ऑल मशीन्स एनर्जी कंज्यूम करता है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी। तो एनर्जी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। एनर्जी को जो प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना करती है, सिर्फ बहुत सारी चीजें, सन से भी आ रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेकिन ये किसके पार्ट का है? एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन। तो जितनी चीजें चीप टू मेंटेन है, बहुत सारी चीजें चीप टू मेंटेन है। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स भी हैं। समझे? इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स भी हो गया। अब चौथा है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। बहुत सारी चीजें पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं। देखिए कितना सिंपल है, बहुत सारी चीजें पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं, तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड जो है वो भी पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या? ऑल मशीन्स कंज्यूम्स एनर्जी। समझे? ये तो आपने बना दिया,
अब बताइए, ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल मशीन्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन एनर्जी का जो कंजप्शन है, एनर्जी बहुत जगह से आ रही है। ये एनर्जी कंज्यूम ये जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और एनर्जी का फॉर्म बहुत फॉर्म से हो रहा है, तो ऑल मशीन जो है, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी किसी और फॉर्म से भी कंज्यूम कर सकता है। पहला ऑप्शन गलत है कि नहीं? दूसरा ऑप्शन क्या है? देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, इसको छोड़ करके बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का, है ना? इसके अकॉर्डिंग चलिए, ऑल मशीन कंज्यूम्स एनर्जी, एनर्जी जो है कंजप्शन हो रहा है, मशीन्स है और भी चीजें करती हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का प्रोविजन हो रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी करता है और भी दूसरी चीजें करती हैं, है ना? चीप टू मेंटेन बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। देखिए, क्वेश्चन को उल्टा करके पढ़िए, ब्रॉड सेंस में पढ़िए, बहुत इजी हो जा रहा है, समझे? सिंपली, राइट? यहां पर क्या कह रहा है कि जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, कंक्लूजन को जो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रहा है, बिल्कुल नहीं गलत, क्योंकि एनर्जी तो बहुत फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एक पार्ट है ना? थर्ड को देखिए, मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो भी गलत है, एनर्जी का बहुत सारा पार्ट है क्लियरली। तो अब कौन सा बच गया? डी, सिंपल, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम कैट्स आर अलमीरा, ठीक है, ये रहा बनाया मैंने अलमीरा, सम कैट्स आर अलमीरा, कैट्स बन गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, सम अलमीराज आर चेयर, ये बनाया मैंने चेयर, सम अलमीरा को बना दिया, देख रहे हैं? दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो टेबल बना दिया, ऑल चेयर, टेबल। अब कह रहा है कि सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, समझे? सर्टेनली सम अलमीराज आर टेबल, अब ऑल चेयर ही टेबल है, तो कुछ अलमीरा जो चेयर होगी वो भी यहां पर आ जाएंगे। यहां से देखिए, ऑल, यहां पर क्या हो रहा है, सम अलमीराज आर चेयर एंड ऑल चेयर्स आर टेबल, तो डेफिनेटली इसको यहां से उठाइएगा तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जहां पर कुछ अलमीरा चेयर है, वो यहां घुस जाएगा, घुस गया तो यस, सम अलमीराज आर टेबल, कंक्लूजन 1 सही है। और अब कह रहा है दूसरा कि सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, कुछ कैट है जो चेयर्स नहीं होंगे, समझे? तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है कि सम अलमीराज आर चेयर, तो इसको ऐसे बना देते हैं, ये रहा चेयर, सम अलमीरा चेयर है, लेकिन कैट और चेयर का तो कोई जरूरी नहीं है ना, सम कैट्स में नॉट बी चेयर, राइट, कि कुछ कैट्स जो है वो चेयर नहीं होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं? पॉसिबिलिटी, यही पॉसिबिलिटी है कि जो आपको अलमीरा का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट यहां आ रहा हो, यही वाला पार्ट यहां आ रहा हो, तो वहां पर कैट्स चेयर भी हो जाएंगी। एक ये वाला पार्ट हो गया, एक वाला पार्ट आपको ये हो रहा हो कि आपको अलमीरा चेयर और कैट ये रहा, कैट के साथ ये वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहां पर कैट क्या हो गई, ये कैट रहा, चेयर्स हो गई, है ना? यहां पर कैट चेयर हो गई, कंक्लूजन 1 और 2 दोनों सही हो गया। आपको सारी पॉसिबिलिटी ओपन रखनी, आप अगर सिर्फ इसको बना दीजिएगा ना कि अलमीरा चेयर का रिलेशन अलग है, चेयर और अलमीरा अलग है, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जिस पार्ट में चेयर, जो कैट्स अलमीरा है, वही पार्ट ऐसा हो, चेयर वाला, सिंपल, दोनों कंक्लूजन सही है। देखिए 23 में यूपीएससी ने हल्का सा इसका पैटर्न बदला, बाकी मैंने प्रीवियस ईयर में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए, सिमिलर टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में मुझे बतानी है, तो
23 में जो अलग एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैंने छोड़ा है, और उसमें एक ही टाइप और सेम टाइप वाले को समझाने की एक ही बार में कोशिश की है। जब मेरा पेड लेक्चर आएगा मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा एक एक चीज़ें, ठीक है, एक एक एग्जाम्पल, छोटा से छोटा एग्जाम्पल लेकर के भी और बड़ा से बड़ा एग्जाम्पल भी, ताकि उसके बाद वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पेड लेक्चर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये ट्रू और फॉल्स की क्या कहानी है, वैसे ही है वेन डायग्राम, बहुत सिंपल सी कहानी है। देखिए आपको कह रहा है वन ऑफ पी एन, 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो जॉब के लिए जा रहे हैं, आप 5 दोस्त जो हैं जॉब के लिए जा रहे हैं। उसमें कह रहा है कि वन ऑफ पी एन क्यू वॉज सेलेक्टेड फॉर जॉब। चलिए एक जो है जॉब के लिए सेलेक्ट हो रहा है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी और क्यू को ले लेते हैं, ये सच बात है, ठीक है। पी और क्यू, या तो पी सेलेक्ट हो रहा है तो क्यू नहीं हो रहा है, क्यू और क्यू हो रहा है तो पी नहीं हो रहा है, ये स्टेटमेंट 1 हो गया। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द आर एस, वन ऑफ आर एंड एस वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये है ट्रू, ये झूठी कहानी है। ये 2 दोस्तों की झूठी कहानी है जिसमें कह रहे हैं कि कम से कम एक तो है सेलेक्ट हुए ही हैं, आर और एस में कम से कम एक तो सेलेक्ट हुआ, यानी आर हुआ तो एस नहीं हुआ, एस हुआ तो आर नहीं हुआ, या फिर दोनों हो गए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 1, यानी 2 भी हो सकता है, दोनों हो गए। ये फॉल्स कहानी है, ये झूठी कहानी है कि दोनों दोस्त या तो दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हुआ या फिर कोई भी नहीं सेलेक्ट हुआ। अब फिर तीसरी कहानी की तरफ आते हैं। तीसरी कहानी 3 दोस्तों की है, आर एस टी, ये सच बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं एटमोस्ट 2 ऑफ द आर एस एंड टी वर सेलेक्टेड फॉर, मैक्सिमम 2 जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, मैक्सिमम 2, ठीक है, यानी ये सेलेक्ट हुआ तो ये नहीं हुआ, समझे। पॉसिबिलिटी है एटमोस्ट 2 ऑफ, यानी 2 ऑफ ये, एटमोस्ट का मतलब क्या है, कम, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम एक भी। तो इसको उल्टा चलते हैं, पहले ये हो रहा है ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं, ये हो रहा है ये नहीं हो रहा है, सिमिलरली ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ ये हुआ, राइट, देखते जाइए। फिर ये हुआ ये हुआ ये नहीं हुआ, देखिए ये हुआ ये हुआ ये नहीं हुआ, उसके बाद ये हुआ ये नहीं हुआ ये हुआ, ठीक है, यही होगा एटमोस्ट 2, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, एटलीस्ट 4 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, यानी एक कहानी तो यहीं से झूठी कहानी क्या है कि आर जो है वो सेलेक्टेड हुआ है, एस, समझे, एस की तो कहानी ही झूठी है, ठीक है, कि आर सेलेक्टेड, एस सेलेक्टेड हुआ है, यानी कंक्लूजन 2 तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 4 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, ठीक है। अब सही कहानी में क्या है, सही कहानी में 4 जो है आपको सेलेक्ट हो रहा है, समझे। अब इसमें देखिए यहां से सिर्फ एक ही सेलेक्ट हुआ, पी और क्यू, ठीक है, यहां से जब सेलेक्ट होगा एक सेलेक्ट होगा, अगर एक को यहां से सेलेक्ट कर लिए ये तो कहानी ही गलत है। यहां पर से जब भी सेलेक्ट होगा तो मैक्सिमम 2 सेलेक्ट हो सकता है, यहां से जब सेलेक्ट होगा तो 1 सेलेक्ट होगा, यहां से मैक्सिमम 2 सेलेक्ट हो सकता है, यानी 2 + 1 3, ये भी गलत हो गया। अब देख रहे हैं यहां पर मैक्सिमम 2 ही सेलेक्ट हो सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये दोनों, तो यहां से 2 ही सेलेक्ट होगा, यहां से जब सेलेक्ट होगा एक ही सेलेक्ट होगा, इसकी तो कहानी ही गलत है। तो मैक्सिमम कितना सेलेक्ट होगा, इस पूरे में जब भी सेलेक्ट होगा तो 3 सेलेक्ट होगा, इससे ज्यादा सेलेक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए ये सिंपल था, आपको ना एक एक करके ओपन करके, मैंने क्या बोला कि आपको सेलोगिज्म में सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर देना होता है। जो 100% दिया गया है उसकी बात ही अलग है, और नहीं दे रखा है 100% कंक्लूजन तो सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर देना है। उसके बाद यहां पर भी क्या किया, सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर दी, कहानी आ गई, सिंपल है ना। एक और 23 का क्वेश्चन देखते हैं। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस आपको पॉसिबिलिटीज ओपन कर देनी थी, बस सारी पॉसिबिलिटीज ओपन कर दीजिए, कहानी खत्म हो गई। इतना करना क्या है इसमें। देखिए ये भी वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है,
क्योंकि आप लोग इसको ओपन नहीं करते हैं इसलिए डर लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। जबकि स्टेटमेंट ओपन कीजिएगा तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्या, इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू। कह रहा है P Q S, इफ P इज ट्रू, अगर P सही है तभी दोनों सही होगा। देन बोथ Q एंड R आर ट्रू, समझे? देन बोथ Q एंड R आर ट्रू। सिमिलरली इफ R और S इज ट्रू, पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है देखते जाइएगा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। इफ R एंड S आर ट्रू, ये दोनों सही है, तब ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, टिक इज ट्रू, ये फॉल्स। ठीक है, टिक इज ट्रू, दिस वन इज फॉल्स। P इज ट्रू, अगर P सही है तभी दोनों सही होगा। अगर P गलत है, P गलत है तो पॉसिबिलिटी है दोनों गलत हो। P गलत है तो पॉसिबिलिटी ये सही हो ये गलत हो, P गलत है तो पॉसिबिलिटी है कि ये गलत हो ये सही हो। P की पॉसिबिलिटी क्या है कि P अगर सही है, P अगर सही है तो दोनों सही होगा, लेकिन अगर P गलत है तो P कुछ भी हो सकता है। ये तो नहीं दे रखा है कि क्या होगा, तो ये मान लिया, इसको हमने एज इट इज मान लिया कि P अगर ट्रू है तो दोनों सही होगा, लेकिन P अगर गलत है तो तीन पॉसिबिलिटी बन जाती है ना। उसी तरह R और S अगर आपको ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, लेकिन अब ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर दोनों गलत है तो ये सही हो सकता है, अगर ये गलत है ये सही है तो भी सही हो सकता है, ये सही ये गलत है तो भी सही हो सकता है। पॉसिबिलिटी तीनों की बन गई ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, पहले दूसरा ही देख लेते हैं। कहता है इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। अगर Q सही है, Q सही है तो P सही हो, ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि Q अगर सही है तो S भी तो सही होना चाहिए ना। S यहां गलत है तो फॉल्स, दूसरा गलत, सिंपल। उसको ऐसे मत देखिए कि Q सही है तो P भी सही होगा, नहीं, कंडीशन ये नहीं है। कंडीशन क्या, इफ P इज ट्रू, P अगर सही है तो दोनों सही हो। P अगर सही है तो दोनों का सही होगा, लेकिन अगर P गलत है तो तीन कंडीशन बन गया। अगर P फॉल्स है, ये ट्रू हो गया P का, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स P में तीनों केस हो गया कि अगर Q तो सही है लेकिन P गलत हो गया। क्यों? क्योंकि P तभी सही होगा जब ये दोनों सही है। P सही होने का मतलब है कि दोनों सही हैं, समझे? लेकिन सिर्फ Q सही हो तो P भी सही होगा, ये कोई जरूरी नहीं, ये गलत हो गया। पहला क्या है, इफ T इज ट्रू, T इज ट्रू कह रहा है, अगर T ट्रू है, ये रहा T ट्रू, देन एटलीस्ट वन ऑफ P एंड R मस्ट बी फॉल्स। देख रहे हैं, एटलीस्ट ये दोनों जो मस्ट बी फॉल्स, कम से कम सब में एक तो, या तो यहां पर क्या है, अगर दोनों सही है तो T गलत हो जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, या तो दोनों को गलत होना होगा या किसी एक को गलत होना होगा, तभी फॉल्स होगा। सही है पहला, सिंपल। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, दोनों का दोनों, मुश्किल से एक एक मिनट का खेला था, बस आपको ये डायग्राम बनाना था, सारी दोनों की पॉसिबिलिटीज देखनी थी, इसने थोड़ा सा घुमा करके दे दिया है। अब और क्या दे सकता है, जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात की है, अब इसमें ये कह सकता है कि आपको कंक्लूजन दे दिया और स्टेटमेंट दे दे। अब दो क्वेश्चन करवाता हूं आपको, जिस टाइप के आने की पूरी संभावना है। देखिए एक इस तरह के क्वेश्चन आने का चांस है, यूपीएससी हर बार कुछ ना कुछ प्रयोग करके दे रही है, ठीक है। इस बार हो सकता है दे दे, पहले आपको कंक्लूजन दे दे और स्टेटमेंट बोले, अब बोले मैच करो, ठीक है। हो सकता है आप में से 99% लोग छोड़ दें, क्यों? अब आप लोग सोचेंगे क्या कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको इसमें से कुछ नहीं करना, एक एक की प्रोबर्टी, एक एक को जो है आप देखते चलिए, और बहुत सिंपल है, आपको बस वेन डायग्राम बनाते चले जाना है, वेन डायग्राम बनाते चले जाएंगे, निकलते चला जाएगा, ठीक है। मुश्किल से हार्डली 1 मिनट लग जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। देखिए कैसे कह रहा है, नो लैपटॉप इज बग, यानी कि ये रहा लैपटॉप, नो का मतलब ही क्या है, लैपटॉप, बग, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या है, सम कंप्यूटर्स, नो बग इज कंप्यूटर, ठीक है, नो बग इज कंप्यूटर, तो बग और कंप्यूटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कंप्यूटर, ठीक है।
क्योंकि नो हो गया, कोई रिलेशन ही नहीं है। और कह रहा है सम कंप्यूटर्स आर पेन, सम कंप्यूटर्स पेन, ये बन गया पहला। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ऑल लैपटॉप्स आर बग। मैंने बोला ही था, जिस ऑल आने का मतलब पहले ई लिखा गया, ये लैपटॉप लिखा गया, ठीक है। सारा लैपटॉप आ गया बैग के अंदर। बग्स, ऑल बग्स आर कंप्यूटर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ऑल बग्स आर कंप्यूटर। तो चलिए, ये जितना बग है ये कहाँ आ जाएगा, ऑल लैपटॉप्स आर बग, ठीक है, एंड ऑल बग्स आर कंप्यूटर, इसको बना दीजिए, कंप्यूटर आ गया, समझे। सारा बग्स कंप्यूटर के अंदर आ गया। और नो कंप्यूटर इज पेन, तो ये रहा पेन, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं, समझे। सी की तरफ चलते हैं। सी क्या कह रहा है, ऑल लैपटॉप्स आर बग्स, लीजिए बग्स, लैपटॉप्स पहला। दूसरा, नो बग इज अ कंप्यूटर, नो बग इज अ कंप्यूटर, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। एंड सम कंप्यूटर्स आर पेन, सम कंप्यूटर्स आर पेन, ठीक है। एक डी बाकी रह गया, डी बना लेते हैं। ऑल लैपटॉप्स आर बग, चलिए ऑल लैप, ये रहा बग, ये रहा लैपटॉप्स, बग्स लैपटॉप्स। नो बग इज अ कंप्यूटर, कंप्यूटर ये रहा, दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं। और नो कंप्यूटर इज अ पेन, ये रहा पेन, इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं। देखिए चारों को ड्रॉ कर लिया, चारों को ड्रॉ कर लिया। अब पहले वाले को ड्रॉ करते हैं, जो पहला है, इन ये मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल लैपटॉप्स आर बग, ये रहा बग, ये रहा लैपटॉप, बग लैपटॉप, ठीक है। नो लैपटॉप इज कंप्यूटर, ये रहा कंप्यूटर, ये रहा कोई रिलेशन नहीं। और सम पेन इज कंप्यूटर, सम पेन इज कंप्यूटर, हो गया सी आंसर, मैच कर गया, देख रहे हैं दोनों मैच कर गया, सिंपल। तो कंक्लूजन और स्टेटमेंट जब भी आए, पहले स्टेटमेंट रहा तो कंक्लूजन आता, तो हम पांचों को ड्रॉ कर लेंगे, पांचों का वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करते ही जो जो मैच करेगा टिक मार देंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप बोल रहे हो आसान, भाई मैंने बताया ना कि सिंपल है। एक चीज ध्यान रखना, ऑल आने का मतलब है ऑल जिसके बाद आ रहा है, ऑल लैपटॉप्स और बग, तो बग बड़ा हो जाएगा, लैपटॉप अंदर चला जाएगा, ठीक है। सम का मतलब कुछ पार्ट होगा, नो का मतलब एक दूसरे से सेपरेट होगा, ठीक है। जो जो मैंने बताया उसका ध्यान रखना। एक और जो पूछने का उम्मीद है कि इस टाइप का पूछ सकता है, वो भी बता देता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, आने की संभावना है कि 6 स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। इस 6 स्टेटमेंट से, ठीक है, इसमें से कोई 3 स्टेटमेंट को आपस में इस ढंग से मिलाना है कि लॉजिकली करेक्ट हो। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा, तो ऑप्शंस वाइज चेक कर लेंगे कौन आपस में मिल करके लॉजिकली करेक्ट बना रहा है। तो कैसे हो रहा है, सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, ऑल बॉटल्स आर कैप्स, इस दोनों को ड्रॉ कर दिया, ये बॉटल हो गया, ये कैप्स हो गया, ठीक है। दूसरा देते हैं, और कैप्स और बॉक्सेस, ठीक है, ये देख लीजिए, ये हो गया आपको बॉक्सेस, इसके अंदर चला गया कैप, देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, बॉक्स के अंदर कैप, कैप के अंदर बोतल, सिंपल। दूसरा, नो कैप्स और बॉटल्स, नो कैप्स और बॉटल्स, कैप्स बॉटल्स, ये दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं। नो कैप्स और बॉक्सेस, कैप्स बॉक्सेस, जो कह रहा है वो करते जाएंगे। ऑल बॉटल्स आर बॉक्सेस, ऑल बॉटल्स आर बॉक्सेस, ये रहा बॉक्सेस, बॉटल, ऑल बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर बॉटल्स, चलिए जैसे इसको उल्टा कर दिया, बॉक्सेस बॉटल्स, हाँ ये बॉटल्स हो गया ना, बॉटल्स बाहर, बॉक्सेस। जो बोला पहले उसको हमने नोट कर लिया, क्या कह रहा है कि कोई 3 स्टेटमेंट मिलाना है और वो लॉजिकली आपस में करेक्ट हो, वो वाला को टिक मारना है, ठीक है। ये 6 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से कोई 3 स्टेटमेंट मिलाना है जो ऑप्शंस में दे रखा है। वो 3 कौन से स्टेटमेंट है जो मिलने के बाद लॉजिकली करेक्ट हो, ठीक है। हम क्या करेंगे इसके लिए, अब हमें पता नहीं हम कैसे मैच कर, ऑप्शन को देखेंगे कौन कौन ऑप्शन की बात कर रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं सही है कि नहीं। पहला ऑप्शन बोल रहा है एफ ए बी, एफ ए बी का क्या मतलब हो गया कि ये तीनों ऑप्शन को लेंगे,
ठीक है। अब कह रहा है ऑल बॉक्सेस और बॉटल्स, पहला तो वो है ऑल बॉटल्स आर कैप्स, ठीक है भाई, ऑल बॉटल्स आर कैप, ये रहा कैप, ये रहा बॉटल, ठीक है। और कह रहा है ऑल कैप्स आर बॉक्सेस, ऑल कैप्स आर, जितने वो बॉक्सेस हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा वाला घेरा बना लिया, बॉक्सेस ये हो गया, दो ये हो गया बॉटल, ठीक है। और एफ ए बी, एफ क्या है, ऑल बॉक्सेस और बॉटल्स। अब ये कह रहा है ऑल बॉक्स, ये दोनों तो मैच ही नहीं कर रहा, मैच ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर बॉक्सेस बड़ा घेरा है, बोतल छोटा घेरा है, यहां पर बोतल छोटा घेरा है, बड़ा घेरा है बोतल, ये दिन खत्म, पहला वाला ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं, पहला ऑप्शन काट देते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पहला ऑप्शन नहीं मैच किया, ठीक है, दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है वही, पहले तो सेम, ऑल बॉटल्स आर कैप्स, तो ये हो गया आपको बॉक्सेस, कैप्स, बोटल्स, ये हो गया। और ये कह रहा है ऑल बॉटल्स और बॉक्सेस, मतलब ये तो सही हो गया, ऑल बोतल जो है, ये बोतल क्या कह रहा है, ये ऑल बोटल्स आर बॉक्सेस, बोतल ऑलरेडी बॉक्सेस में है, यहां देखिए बोतल के अंदर, बॉक्स के अंदर कैप आ रहा है, कैप के अंदर बोतल आ रहा है, ये क्या है, ये बॉटल्स है, ये क्या है, बॉक्सेस है, ये कैप्स है। तो ई सेटिस्फाई हो रहा है ना कि सारा जो बॉटल है वो बॉक्स के अंदर ही आ रहा है, ये बॉक्स है, ये बॉटल है, तो ए बी ई जो सेटिस्फाई हो रहा है, तो ए बी आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, बाकी दोनों कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वैसे ही देखिएगा, देख लीजिए एक बार और, बी ई डी भी, बी ई डी क्या है, ऑल कैप्स आर बॉक्सेस, ये तो सही है, लेकिन बी डी क्या है, नो कैप्स आर बॉटल्स, ई ऑल, मतलब देखिए कहानी अपने आप अलग हो गई, ये ऐसे ही अलग हो गया, ये दोनों तो, ये दोनों तो आते ही अलग कहानी के, यहां डी और ई आया तो कैप और बोतल के बीच कोई रिलेशन ही नहीं, कैप और बोतल के बीच कोई रिलेशन ही नहीं, कैप और बॉक्स के बीच रिलेशन नहीं है, तो ऐसे ही ये दोनों हट जाएगा, सी डी, बच जो भी कहानी आएगी 1 और 2 की आएगी, पहला भी गलत हो गया, आपस में एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चा 2। आपको इसमें बस इतना करना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, वेन डायग्राम बना लेना है, वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब जो जो ऑप्शंस दे रखा है उस ऑप्शंस को मैच कराएंगे, एक एक सिचुएशन लेते जाएंगे, जो सिचुएशन एक रिलेवेंट इक्वेशन बनाएगा, एक रिलेवेंट कंडीशन बनाएगा, उसको टिक मार देंगे, समझ गए। तो ये दो टाइप के और आपको यूपीएससी दे सकता है, जिसमें एक में कंक्लूजन देगा, स्टेटमेंट्स दे देगा, एक में 6 स्टेटमेंट देगा और बोलेगा कि ये 3 या 4 कोई भी मिला करके 1 2 3 4 बन रहा है, कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा तो ऐसा ही करेगा, लेकिन एल्गोरिथम से और वेन डायग्राम मिला से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब अब मैं चूंकि टाइम कम है, तो जो बचे हुए सिंपल पार्ट्स हैं जैसे क्लॉक, क्यूब, ये सब जो है इसका एक और पैरेलल ला दूंगा, लेकिन पैरेलली अब मैं प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहां पर से टोटल मिलाकर के 15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, उसको मैं कवर करता हूं, ठीक है। क्योंकि अब 10 दिन बचे हुए हैं, तो जितना जल्दी हो सके मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।